नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली 3 का सवाल के साथ मैं हूं नैना यादव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। तो बता दें आपको, बलूचिस्तान में बीएलए का दशकों बाद सबसे बड़ा हमला हुआ है। बलूचिस्तान में हालात एक बार फिर बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर कब्जे का दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में करीब 150 सैनिकों के मारे जाने की बात कही जा रही है। जी और यही एक बड़ी चिंता का विषय है, खासतौर से पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कई दशकों में अब तक का सबसे विध्वंसक प्रहार है बीएलए का। बलूच संगठन के दावे के अनुसार उनके लड़ाकों ने एक साथ 14 अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में 48 टारगेट साधे जिस पर हमला किया था। और इन हमलों में पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए ये अलग अलग ठिकाने थे जिन्हें निशाना बनाया गया। और संगठन तो ये भी बड़ा दावा कर रहा है कि इन बड़े हमलों में पाकिस्तान के सैनिकों को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाया है, बड़ी संख्या में नुकसान पहुंचाया। 18 सैनिकों को बंदी तक बना लेने की बात इस दौरान कही गई है। साथ ही बीएलए ने क्वेटा, नुस्की, कलात, दलबदीन, खारन, पंजगुर, ग्वादर और पश्नी जैसे कई महत्वपूर्ण शहरों पर भी अपनी पकड़ बनाई। और इसी बीच बलूच नेता शाहन बलूच की ओर से एक वीडियो भी बाकायदा जारी किया गया और इस वीडियो में हवा बलूच नाम की एक लड़की भी दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है ये लड़की सलवार सूट पहने हुए बेहद साधारण कदकाठी की नजर आती है, लेकिन उसके एक हाथ में बंदूक और वो हंसते हुए यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही है कि दुश्मनों का इंतजार है। इस वीडियो ने भी खलबली मचा दी। और वहीं पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो जहां एक और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार राजनीतिक दबाव में दिख रही है, तो दूसरी ओर आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के सामने सुरक्षा मोर्चे पर गंभीर चुनौतियां खड़ी हैं। बलूचिस्तान जो पहले ही दशकों से असंतोष और संघर्ष की आग में झुलसता रहा है, क्या एक बार फिर लंबे और हिंसक टकराव की ओर बढ़ रहा है? लगातार हमले, बढ़ती बगावत और केंद्र के खिलाफ गहराता विश्वास, क्या ये संकेत किसी बड़े संकट की आहट दे रहे हैं? और ये वो वीडियो है जिसकी तस्वीर नजर आ रही है और यही वो लड़की ये इस वीडियो में जो नजर आती है, उसने पाकिस्तान की चिंता और भी ज्यादा बढ़ाकर रखी है और उसके बाद में चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। बलूचिस्तान की इस तस्वीर को देखकर इस्लामाबाद और लाहौर में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बंकर में छिप गए हैं, क्योंकि बलूचिस्तान ने अब तक का इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है और पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के जवानों को निशाना बनाया है। 150 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों को मार गिराने का दावा बीएलए ने किया है, बलूच लिबरेशन आर्मी ने किया है और कहा है ये जो युद्ध है ये जारी रहेगी। और इस हमले के बाद से, ये जो हमला हुआ है बीएलए का, इसके बाद अमेरिका और चीन की नींद भी उड़ी हुई है, क्योंकि बलूचिस्तान में चीन पहले से ही मौजूद है, जिसने ग्वादर पोर्ट बना रखा है और बलूचिस्तान में जो वहां की खनिज संपदा है उस पर नजर है ड्रैगन की। अमेरिका भी बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान के साथ डील कर चुका है, अमेरिका की नजर भी बलूचिस्तान पर है। और ऐसे समय में जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सबसे बड़ा हमला बोला है और पाकिस्तान के 150 जवानों को मार गिराया है, तो इससे पूरी पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान की सेना इस वक्त बलूचिस्तान में कई चौकियों को लूज कर चुकी है, कब्जे खो चुकी है, यह भी दावा बीएलए की तरफ से किया जा रहा है। और ये जो तस्वीर सामने आई है, इसके बाद से अब लगातार इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में और खास करके डीजीआईएसपीआर और पाकिस्तानी मिलिट्री हेडक्वार्टर में बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो ये वो वीडियो है जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों की चिंता बढ़ाकर रख दी, इसमें कोई शक नहीं। और ये कहा जाए कि जिस तरह से बीएलए या बलूचिस्तान अभी विध्वंस की एक अलग तस्वीर यहाँ पर पेश कर रहा है, ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान अब बस विद्रोह की आग पर उतर चुका है और वो बिल्कुल पूरी तरह से अलग होना चाहता है। इसी बीच बड़े सवाल हैं लोगों के जहन में। बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान की सेना हालात पर काबू पाएगी या फिर बलूचिस्तान की आग इस्लामाबाद की सत्ता को भी अब झुलसाने वाली है? देखिए, लगातार ये सवाल उठ रहा है और ऐसे में क्या खैबर के बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है? तो तमाम सवाल है जो कि अब उठने लगे हैं। मुनीर के सैनिकों की मौत और पाकिस्तान को क्या खंड खंड कर देगी?
और ऐसे में सवाल देखिए नैना जिस तरह से लगातार उठ रहे हैं शहबाज और मुनीर को लेकर भी कि पाकिस्तान इनसे नहीं संभल रहा है, अपने आप में बड़ा अभी ज्यादा से ज्यादा बलूचिस्तान की तस्वीर दिखाएं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी बलूचिस्तान की तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीसीआर से कि वो दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि बलूचिस्तान में इस वक्त इसके अलावा और जो भी तस्वीर है, अटैक की जो तस्वीर आपके सामने आई है, वो सारी तस्वीर भी दर्शकों को दिखानी चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान में इस वक्त खुलेआम हथियार लहराकर मोटरसाइकिल पर बलूच विद्रोही घूम रहे हैं और पाकिस्तानियों का शिकार कर रहे हैं। एक एक इलाके में इस वक्त बलोच लिबरेशन आर्मी का कहर है और उसके कई अलग तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त सामने हैं। लेकिन कुछ एक तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे तस्वीरों की भरमार है जहां पर बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके पाकिस्तानी आर्मी की छक्के छुड़ा रहे हैं। और यही नहीं, कई वीडियोस तो ऐसे भी सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी आर्मी अपनी ही चौकी को छोड़कर भागने पर मजबूर हुई है। चौकी पर जो कब्जा था उसको छोड़ दिया है और वहां से निकलने में अपनी भलाई समझी है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान की सेना ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो हथियार डालने में, सरेंडर करने में हमेशा आगे रहते हैं और बलूचों के कहर के आगे पाकिस्तानी सेना के जवान घुटनों पर हैं, सरेंडर कर रहे हैं। और अलग अलग तस्वीरें जो है वो लगातार बलूचिस्तान से सामने आ रही है, जहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी का कहर पाकिस्तानी आर्मी पर टूटा है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इस वक्त बंकर में मीटिंग कर रहे हैं कि बलूच लिबरेशन आर्मी से कैसे लड़ा जाए। हालांकि पाकिस्तान ने एक और हिमाकत की है। पाकिस्तान ने बलूच लिबरेशन आर्मी का जो हमला है, इसके पीछे भारत का हाथ होने की आशंका जताई है। भारत पर तोहमत लगाई है, भारत पर इल्जाम लगाया है, बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, आंख मूंद कर भारत का नाम लिया है। लेकिन इससे पाकिस्तान के पाप छिप नहीं जाते। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे ऑपरेशन को बीएलए जिसे हैराफ 2.0 कह जा रहा है और इसका मतलब होता है दरअसल काला तूफान। और इसके पहले जब तस्वीर नजर आई थी हैराफ की इस पूरे प्रदर्शन के जिसको नाम दिया गया था, और उस समय भी बीएलए ने पाकिस्तान की सेना में नाक में दम कर दिया था। और अब इसका जो दूसरा अध्याय है उतना ही ज्यादा विध्वंसक है, उतना ही ज्यादा घातक है, इससे कोई शक नहीं। और यही वजह की चिंता बढ़ रही है। लेकिन जिस तरह से विवेक ने भी कहा कि पाकिस्तान की हमेशा से आदत है अपनी कमियों को दूसरे के ऊपर ये कहा जाए ठीकरा फोड़ देने का। भारत और अफगानिस्तान का नाम लिया और अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश की। अफगानिस्तान ने तो धज्जियां भी उड़ा दी, बाकायदा उसको लेकर एक एक तर्क पेश करते हुए कि जब जब अस्थिरता बढ़ती है वहां पे नाराजगी बढ़ती है, स्थिति खुद से संभाली नहीं जाती और ठीकरा फोड़ दिया जाता है भारत और अफगानिस्तान को। बिल्कुल। और ऐसे में देखिए हमारे साथ आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। विंग कमांडर आलोक साई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, साथ ही हशम दुरानी जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से लगातार ये जो मामला सामने आया है कि 12 जगहों पर पाकिस्तान के निशाना बनाया है बलूचिस्तान आर्मी ने, तो क्या माना जाए ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर कि जिस तरह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी भगोड़ी साबित हो रही है, यहाँ पर भी हमने उन्हें भागते ही देखा है, तो आखिर क्या कर रहे हैं यहाँ पर असीम मुनीर? जी हाँ, जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी पर बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके लगातार हमला कर रहे हैं और अभी जो 2 फिदायीन हमले हुए हैं जिसमें कि दर्जनों पाकिस्तान आर्मी के रेंजर्स और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जवान मारे गए हैं, इससे पाकिस्तान की आर्मी शायद एक कदम पीछे ले चुकी है, बैकफुट पर है। अब तो पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी बयान दे दी है और पुष्टि कर दी है कि दोनों सुसाइड अटैकर्स जो थे वो वुमेन सुसाइड अटैकर्स थे। और एक की तो अभी तक शायद पहचान नहीं हुई है, लेकिन दूसरी जो सुसाइड अटैकर थी 21 साल की बहादुर लड़की जिसका नाम की मंगल इस्माइल बताया जा रहा है, वो वहाँ मजीद ब्रिगेड है उसकी मेंबर थी और उसने काफ़ी समय पहले ही ये प्रण लिया था कि नुश्की में जो ISI का हेडक्वार्टर है एक दिन वह उस पर हमला करेगी, चाहे इसके लिए उसको फिदायीन हमला ही क्यों ना करना पड़े, यानी सुसाइड हमला ही क्यों ना करना। और उसने अपनी बात रखी। दिक्कत पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन की ये है कि वो अभी तक ज़मीनी हरकत को समझ नहीं पा रही, और अगर समझ नहीं पा रही तो मान नहीं रही है। ज़मीनी हरकत ये है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वहाँ अलग अलग कबाइली हैं
वो अपना हिसाब से रहना चाहते हैं। उनके जिरगा जो हैं उनके अपने नियम कानून है और वो नहीं चाहते कि वो रावलपिंडी या इस्लामाबाद के दबाव में कोई काम करे। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको समझना पड़ेगा कि वह ऐसा कर नहीं सकते। उनको जमीनी हरकत समझकर लोगों की भावनाओं का आदर करना पड़ेगा। लेकिन सर मुझे लग रहा है कि शायद इसी चीज को समझने में पाकिस्तान के हुक्मरान शायद ये कहा जाए कि कामयाब नहीं हो पाए। और अभी हमने देखा कि पिछले कुछ वक्त से कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सीपेक भी शामिल है। वहां पर बलूचिस्तान की धरती पर जब ये काम चल रहा है फिलहाल उस पर भी रोक लग गई है, ऐसी भी तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से BLA ने इस पूरे धमाके को या हमलों को अंजाम दिया और उसके बाद में पाकिस्तान की सेना की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई गई। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं हसन दुरानी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को बता दें जिस तरह से यहां पर आतंकियों को मारे जाने का दावा पाकिस्तान की सेना या पुलिस कर रही है, उससे भी ज्यादा आम जनता को टारगेट करके मारा गया। ये यहां के लोगों की नाराजगी है। हसन दुरानी साहब, आप ही से समझना चाह रहे हैं शायद यही वजह है कि जो नाराजगी बलूचिस्तानियों की, बलोच नेताओं की या फिर यहाँ के इस पूरे क्षेत्र के लोगों की रही, उन नाराजगियों को शायद यहाँ की सेना, यहाँ की सरकारें नोटिस नहीं कर पाई और यही वजह है कि विद्रोह इस कदर बढ़ गया कि अब वो नाराजगी स्वरूप इस ये कहा जाए कि फिदायीन तक बनने को तैयार है वो। हसन जी, आपका ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। जी नैना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो आज थोड़ा सा मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैंने कि 3 बड़े अच्छे खूबसूरत मैंने चेहरे देखे बतौर एंकर के, और मेरे लिए बड़ी एक सरप्राइजिंग चीज़ थी। आप तीनों को जो है वो मेरी तरफ से सलाम। अच्छा, अभी जो आपने बातें की हैं उसमें तो देखिए, सबसे पहले आपने बात ये की कि क्या बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऐसा कोई काम नहीं किया और उनके सरदारों को आप लोगों ने, हम लोगों ने या हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने या हमारी हुकूमत ने किसी किस्म का उनको सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से ये सारे मामला जो है वो सामने आ रहे हैं। ये इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। जितने भी बलोच हैं, चाहे वो मरी बलोच है, ये सरदार हैं, बुगटी हैं, मज़ारी हैं, हज़ारी हैं, उसके अलावा बुजदार हैं, जो भी, इवन मैंगल की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये सारे के सारे सरदार जो हैं, ये पूरे के पूरे जितने भी लोग हैं, ये पाकिस्तान के अंदर इनको वो तमाम तर सहूलत मैसर है पूरे कबाइल को और ख़ासतौर पर इनके सरदारों को, जो कि किसी को भी, एक आम शहरी को भी मिलनी चाहिए और वो इनको मिल रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर मैं सबसे बात करूं, जैसे अभी इन्होंने बात की कि एक खातून की बात की, लड़की की 21 साल की खातून की बात की कि वो बड़ी बहादुर बच्ची है, आई थिंक उसका मेंगल इन्होंने नाम बताया। तो वो अख्तर मेंगल कबीले, जिस कबीले के जो सरदार हैं अख्तर मेंगल साहब, उस कबीले की वो लड़की है। और अख्तर मेंगल साहब का जो भाई है वो मजीद ब्रिगेड का हेड है। और अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो आपको पता है पाकिस्तान की और ख़ासतौर पर बलूचिस्तान की अगर मैं बात करता हूँ, वो ना सिर्फ वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं बल्कि वो वहाँ के गवर्नर भी रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो शख्स इतनी एक अच्छी पोस्ट के ऊपर रहा हो और उसके पास तमाम तर वसाइल हों, तमाम तर पावर हो, और वो अगर अपने इलाके की और अपने कबीले के लोगों को सहूलत ना दे सक रहा हो, तो इसका मतलब क्या होगा? मतलब यह है कि वो तमाम तर जो बेनिफिट्स हैं और फ्रेंच बेनिफिट्स जितने भी हैं वो खुद इस्तेमाल कर रहा है और नीचे जो है वो अपने लोअर जितने भी लोग हैं उनके ऊपर वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहा और लोगों को इस बात पे एजिटेट कर रहा है कि हुकूमत जो है वो या रियासत जो है वो उनकी हेल्प आउट नहीं कर रही। चलिए, आपने कम से कम इस बात को स्वीकार किया हसन जी कि ठीक है वहाँ के लोगों तक ये सारी फैसिलिटीज नहीं पहुँच पा रही, लेकिन आपने उनके नेताओं की बात की, सरदारों की वजह से आपने ये जरूर बात कही कि वहाँ के जो शीर्ष नेता हैं कम से कम आप लोग उनको पूरी तरह से फैसिलिटेट करते हैं, उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो क्या वहाँ की जनता जो है उनसे कोई दुश्मनी है क्या पाक सेना की या फिर हुक्मरानों की? क्या उनके हित का कोई नहीं सोचेगा? अब मैं यही आपसे इसीलिए जानने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये सब पहला मौका नहीं है। जब 1947 से लेकर या ये कहा जाए 47 से 48 के बीच का जो वक्त था, तब तो बलूच वो अपने आप को लिबरल के तौर पर जानना चाहते थे, लेकिन वहां पे उनको जबरदस्ती आपने अपने कब्जे में लिया, वो भी बात एक अलग है। तब से लेकर अभी तक उनकी नाराजगी यही है कि उनको मूलभूत नेसेसिटीज जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी वो भी पूरी नहीं हो पाती। मॉनिटर कौन करेगा? आपने तो पल्ला एक तरह से झाड़ दिया उन कबायली नेताओं के लिए। है ना, मसला ये है ना कि आपका सिर्फ 20 मिनट का प्रोग्राम है, 18 मिनट आप मुसलसल बोल रहे हैं, मुझे कुछ बोलने तो देना। बात ये हो रही है कि अभी जो आपने बात कही है इसमें देखिए, हमारा जब पाकिस्तान के साथ इनका इल्हाक हुआ था तो उस वक्त इन्होंने हमारे साथ ये माहिदा किया था। अभी थोड़ा इसको काइंडली थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, रटी रटाई बातों को या
प्रॉम्प्टर पर चीजें चल रही होती हैं, उसको देख के नहीं थोड़ा सा दिमाग दुरानी साहब, यहाँ पे प्रॉम्प्टर पर चीजें नहीं चल रही हैं, नैना मुझे ये बोल लेने दे, हकीकत नैना है, मुझे बोल ज़मीनी लेने दे, नैना हकीकत मुझे है, बोल लेने दे, तस्वीरें सामने आई है, नैना, सर। मोहतरमा मुझे एक दफा बोल लेने दे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, प्लीज बोलिए, बोलिए। बोल लेने दे। हाँ दुरानी जी, जी सवाल पूछने से नाराज हो जाते हैं आप? नाराज नहीं होता, मैं नाराज नहीं होता, आप लोगों के बार बार जो है ना वो खुरक करने से मैं नाराज होता हूँ। मसला है आप लोगों को प्रॉब्लम होता है। इन्होंने इनकी फौज अपनी अलग थी। लेविस किसने बनवाई थी? इन्होंने खुद बनाई थी। सरदारों ने कहा था क्योंकि हमारा यहाँ पे ट्राइबल सिस्टम है, हमारा यहाँ पे कबायली निज़ाम है, लिहाजा आपकी फौज या आपकी पुलिस यहाँ पे ना आए, हम अपनी लेविस बनाएंगे, हम अपने समाज सिस्टम को खुद कंट्रोल करेंगे, अपने कवानीन खुद बनाएंगे। और उसके बाकायदा तौर पे अपनी फौज इन्होंने भर्ती की, तमाम लेविस जो थी, तमाम सरदारों ने अपनी पुलिस भर्ती की, अपनी फौज भर्ती की, और उसके पैसे बाकायदा तौर पे हर माह उनकी तनख्वाह जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को देती है। दुरानी साहब क्या ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, क्या कहानियां सुना रहे बेवजह? यार अगर आपको ड्रामेबाजी लग रही है तो फिर आप चुप कर दो, सुन लो। मैं भी आप लोगों की ड्रामेबाजी सुन रहा हूं। ड्रामेबाजी सुनने के लिए थोड़ा बैठे हैं सर हम यहाँ पे। अगर आप अरे ये क्या कहानियां सुना रहे हैं कि उन्होंने उसकी खातून को पैसे दिए, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें घुसने नहीं देंगे। ये बताइए ना, आपकी सेना वहां पाकिस्तान चौकियों को छोड़ के क्यों भाग रही है? कंट्रोल तो कर लो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सुन लो। मैं कह रहा हूँ आपकी आर्मी क्यों चौकियों को छोड़ के भाग रही है? ये क्या पता नहीं कहानी सुनाए जा रहे हैं लंबा चौड़ा। यूके देवनाथ जी कंफ्यूज हो गए, पता नहीं क्या कहानी सुना रहे हैं आप। आशीष साई जी भी परेशान है, ग्रुप कैप्टन विंग कमांडर दोनों परेशान है हमारे। अगर आपको बात की समझ अरे नहीं आ रही, क्या कहरा पढ़ रहे हैं आप? हिस्टोरियन के साथ बैठ जाओ। मैं आपको हमारे सभी सहयोगियों ने आपसे एक सवाल पूछा, सिंपल सा, बीएलए के लोगों ने आपकी आर्मी को क्यों पीटा, क्यों लात जूते मारकर बाहर निकाले, इतना ही सा सवाल था। आप पता नहीं क्या क्या पढ़ने लगे, मेरे तो कुछ समझ नहीं आया आपका। मैंने जवाब नहीं होगा विवेक, 3-4 मिनट तक जवाब सुना, मुझे कुछ नहीं समझ आया आप क्या कहना क्या चाह रहे थे। शायद ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी समझ गए हो तो वही आपको इंटरप्रिटेट कर पाए। आशीष जी बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपको समझ में आया दुरानी साहब क्या बताना चाह रहे थे? मुझे तो नहीं समझ आया। जय हिंद। एकदम ही नहीं, क्योंकि वो कुछ एब्सर्डिटीज हैं, वो हमको इतिहास जानने के लिए एक छोटे से प्रोग्राम में वो खुद ही कह रहे हैं ना 20 मिनट में हमको क्या एनालाइज करना है। करंट सिचुएशन देखें, पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी अपने ही एक प्रोविंस में, जो उनका लार्जेस्ट प्रोविंस है और उन्होंने उसको नेग्लेक्ट करके रखा हुआ है, वहां पे बहुत दशकों से एक अपराइजिंग है टू इधर सेग्रीगेट कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं और एटलीस्ट डिमांड सम लेजिटिमेट पावर फॉर लोकल गवर्नेंस। उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये वहां पे क्रश करके रखते हैं। और सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि इनके जो बिग डैडी है यूएस, उसकी तरह ये अपने प्रोविंस में अपनी आर्मी को यूज करते हैं, नॉट दी पुलिस फोर्स। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए किसी भी स्टेट के विद इन बाउंड्रीज पुलिस होती है, उसके बाद थोड़ा अपग्रेड करना है अगर वेपनरी को तो पैरामिलिट्री को लगा देते हैं कहीं कहीं। बट रेगुलर आर्मी फाइटिंग इनसाइड देयर ओन बॉर्डर्स, उसके लिए इनकी क्या मतलब व्हाट काइंड ऑफ फेस सेविंग विल दे हैव कि अपनी आर्मी अपने लोगों को, स्टिल बलोचेस आर अ पार्ट ऑफ देम टिल दे डोंट सेग्रीगेट। तो वो एक बहुत मेजर ऑब्जेक्शन है। अभी कल मैं देख रहा था विवेक, देयर इज अ वंडरफुल रिसर्च डन बाय अ लेडी इन लंदन कि बलोचिस की प्रॉब्लम क्या है, और उसकी मैं इनसे गुजारिश करूंगा दुरानी साहब से, जाकर वो यूट्यूब पे इनको मिल जाएगा, द काइंड ऑफ एट्रोसिटीज विद दे हैव डन एंड लुक एट उनका वापसी का कार्रवाई देखिए। वो जब चाहते हैं इनकी सेना को बुचर कर देते हैं, हालांकि एसिमेट्रिक किलिंग्स होती हैं, इनके अब जवान कम मरते हैं नेचुरली, इनके पास पूरी की पूरी फौज है, उनके पास जो अभी आर्मामेंट्स है वो छोटे हैं, लेकिन जिस तरह के एरियाज में वो रहते हैं वहां उनका ठीक ठाक डोमिनेशन है। पिछली बार अगर आपको याद होगा तो इनकी एक पूरी ट्रेन को उन्होंने कितने दिनों तक, एंड द आर्मी वाज नॉट रेडी टू गेट इनसाइड, दे टुक टाइम। जो गोल्डन आवर का अप्रोच होता है इस तरह के ऑपरेशंस में टू काउंटर बैलेंस दी अल्ट्राज, उसमें रेगुलर आर्मी को डर लग रहा था। तो आई रियली डोंट नो वेयर आर दे हेडेड। हमारी तो इनसे गुजारिश सिर्फ एक रहती है कि साहब पीओके हमारा है, बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये अपने क्राइसिस से बाहर आके टेबल पे बैठ के इस तरह की एक डिस्कशन करके कुछ सोल्यूशंस लाएं। इनके पास सोल्यूशन ऑन दी प्लेटफॉर्म कुछ टेबल पे इन पे बात करने के लिए होता ही नहीं है। एक इंसिडेंट हुआ, आर्मी भेज दी, आर्मी कहती जी हम नहीं जा पाते, वो अनफेमिलियर टेरेन है, वहां पे ट्रेन किधर रुकी है, उसके वहां तक जाने के रास्ते में उनके ऊपर फर्दर अटैक। अब शायद दुरानी जी के पास में सोल्यूशन भी होगा, वो आपकी बात को भी उन्होंने सुना। दुरानी जी,
क्या कोई सोल्यूशन नजर आ रहा है? क्योंकि कुछ समय पहले संकेत तो बीएलए या बलूचिस्तान के लोगों ने तब कर दिए थे जब राष्ट्रपति के नाम उन्होंने सिंपल ये एक फतवा जारी कर दिया कि अगर राष्ट्रपति यहाँ पर आएंगे तो वीजा, प्रॉपर वीजा और पासपोर्ट के साथ में आएंगे। वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे, कई बार नाराजगी जताई, लेकिन उनकी नाराजगी शायद नोटिस नहीं की गई। सोल्यूशन क्या है आखिर? सोल्यूशन इसका सिर्फ एक ही है और सोल्यूशन उसका ये है कि जो है मेजर गौरव आर्या के पास इन तमाम जो बंदे हैं उनके नंबर्स हैं जो दहशतगर्द हैं, और कल ही उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर बबांगे दोहल उसका इतराफ़ किया है कि मैं उनके साथ राब्ते के अंदर भी हूँ, बीएलए के साथ जो कि पाकिस्तान के अंदर तमाम तौर ये हमले कर रहे हैं। तो काइंडली गौरव आर्या साहब को आप ये जानते हैं कि शायद पाकिस्तान की सेना, सुनिए, आप ये कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान की सेना या आपके जो नेता हैं वो इतने सक्षम नहीं है क्या इस स्थिति कंट्रोल करने के लिए? उसमें भी आपको इंडिया के ये कहा जाए ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है। प्लीज नैना ऐसे ना किया करें ना, प्लीज। मैं वही तो पूछ रही हूँ, आप ये बता दीजिए ना, क्या इतने सक्षम नहीं है क्या? देना प्लीज नैना, मैं आपको मसले का हल बता रहा हूँ, ना, प्लीज आप वो मेजर गौरव आर्या साहब से सबके नंबर लेके काइंडली जरा आप हमें भिजवा दें। मुझे दुरानी साहब आप क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल क्या कर रहे हैं? प्लीज नैना ऐसा नहीं, मेजर आर्या से ही अगर बातचीत करनी होगी तो आपको हम पैनल पे क्यों बुलाते? जवाब तो मैं आपसे चाहिए। मैडम ऐसा ना करें, मैडम देखें प्लीज, मुझे बोल लेने दें ना एक दफा, कुछ नहीं होता। आपका मेरा पहला इंटरेक्शन है, विवेक के साथ में प्रोग्राम करता रहा हूँ, नैना के साथ तो मेरी वैसे जो है वो चिट चैट चलती रहती है प्रोग्राम के अंदर भी। इनको ये सवाल करती है, मुझे तकलीफ हो जाती है, मैं जवाब देता हूँ, फिर इनके कानों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दुरानी साहब, लेकिन आप सवाल के जवाब तो दीजिए। जवाब ये है कि वो तमाम दहशतगर्द जो कि इस वक्त अफगानिस्तान कंधार के अंदर जिन्होंने अपना हेड ऑफिस में बनाया हुआ है और उनका तमाम का राब्ता जो है वो मेजर गौरव आर्या और भारत के जो राय के साथ है, आप उनके नंबर हमें दे दें। विवेक, ये कितना बड़ा दिलचस्प है। बात करा दें आपकी मेजर गौरव आर्या से भी। को कानों में खबर नहीं पहुंचती, आईएसआई नाकाबिल हो गई, नैना बात करा दें इनकी मेजर गौरव आर्या से अभी तुरंत। क्या विवेक आप काइंडली मेरी नहीं लग रहा है कि आईएसआई बांग्लादेश साहब एक रिटायर्ड, नहीं देखिए, मैं इसमें छोटी बात क्या है, बड़ी बात क्या, माफ कीजिएगा, बड़ी बात यह कि दुरानी साहब एक रिटायर्ड मेजर के नाम से इतने खौफजदा है। हमारे तो आर्मी में इतने मेजर्स हैं और एक ग्रुप कैप्टन और एक विंग कमांडर तो यहीं पे बैठे हुए हैं। तो एक मेजर का इतना खौफ है तो यहाँ ग्रुप कैप्टन और विंग कमांडर और न जाने कितने मेजर हमारे इंडियन आर्मी में। सर, आपकी 12 लाख 14 लाख की फौज है, एक मेजर का इतना खौफ है, कैसे लड़ेंगे आप लोग? विवेक सुन लो, मैं तो सिर्फ आपको एक बात बता रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो कि ना जोश खताबत में ऐसी उनके मुंह से फुलझड़ियां निकल आती हैं जो कि ना चाहते हुए भी फिर आपको उनको उसके ऊपर ना मट्टी डालनी पड़ती है। आपने प्रोग्राम आपको अपने आप सुन लो यार विवेक, सुन लो यार, ये कराए को छुपाना है, दबाना है, विवेक तो आप भारत पर तोहमत मार रहे हैं और कोई बात नहीं है। विवेक, आपने इंट्रो के अंदर ये बात कही है कि पाकिस्तान ने गलती किया है कि उसने भारत का नाम लगाया कि ये जो इस वक्त प्रॉब्लम हो रहा है उसके पीछे जो है ना भारत है। देखिए, मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा, मैंने तो आपको सिर्फ इतना कहा है कि यार वो आपकी सरकार शहबाज शरीफ ने कहा है मुंह से जो उनके जो फूल झड़ रहे हैं उनको चुप करवाओ। इस तरह और बहुत सारे लोग हैं किसी को भी प्रोग्राम्स आपके पास कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है तो बताइए। आपके प्रोग्राम्स के अंदर बैठते कि नहीं बैठते? यूके देवनाथ जी, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। कभी-कभी बड़ी हवाई बातें हो जाती है, भारत पर तोहमत बिना किसी सबूत के, अफगानिस्तान का नाम आप ले लेते हैं, यूके देवनाथ पर्सनल उनसे कॉन्फ्लिक्ट्स है। यूके देवनाथ जी, देखिए विवेक, अब दुरानी साहब पत्रकार हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो पाकिस्तान की जितने अंदरूनी हालात हैं हमसे ज्यादा जानते हैं। अब उनको ये समझना पड़ेगा और अपनी जो हुक्मरान है उनको समझाना पड़ेगा कि अगर कहीं पर जैसे ये बात कर रहे थे कि सारे सरदार जो हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, या शायद इन्होंने तो बड़ी अफसोसजनक बात की कि सरदार जो हैं शायद सारी जो रिसोर्सेज हैं, फंडिंग है, वो अपने ऊपर खर्च कर देते हैं, नीचे गरीबों के तरफ नहीं जा रहे। तो वो पाकिस्तान की अंदरूनी कमजोरी दिखा रहा है। वैसे मैं पाकिस्तान के अलग अलग न्यूज़पेपर से ही देख रहा था कि पिछले 72 घंटे में छोटे छोटे कितने जगह पर वहां पर हमले हुए हैं, कम से कम 12 या 14 शहरों में। भारत को जिम्मेदार ठहराने के पीछे की स्ट्रेटजी क्या है? भारत को जिम्मेदार बताने के पीछे की स्ट्रेटजी क्या है? ये देखिए क्या होता है ना कि एक कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, और दूसरी कहावत मैं बोलना नहीं चाहूँगा टीवी पर, हम और आप आपस में बात कर लेंगे। हो ये रहा है कि पाकिस्तान अपनी हर कमजोरी, हर धमाके का जिम्मेवार भारत को बताता है।
अब ये कहते हैं कि इनका हिंट ये था कि शायद भारत की आईएसआई बलूचिस्तान के लड़ाकों से ऐसे हमला करा रही है। ऐसा ही इन्होंने कहा था जब टीटीएफ के बारे में हम खैबर पख्तूनख्वा और की बारे में बात कर रहे थे कि टीटीएफ को भी भारत की आईएसआई पाल रही है, पोस रही है, फंडिंग कर रही है, हथियार दे रही है। ये इनको समझना पड़ेगा कि अरे भाई, हमें अगर पाकिस्तान में गड़बड़ करनी है, चलो समझिए मैं ही आईएसआई को सामने रखता हूं, अगर मैं इंडिया में रॉ का चीफ होता, मैं मान लेता हूं 15 सेकंड के लिए, तो सबसे आसान काम तो हमारे लिए बॉर्डर के साथ ही पंजाब है, बॉर्डर के साथ ही पीओके है, बॉर्डर के साथ ही सिंध है, मैं वहां कराने में मेरे को 10 गुना ज्यादा सहूलियत पड़ती। कहाँ बलूचिस्तान जहां भारत का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, मैं अगर अपने समझिए मान लेता हूँ 5 सेकंड के लिए अगर मैं रॉ का चीफ होता और बोलता कि कुछ करने की कोशिश करते हैं, कहाँ सिंध से मैं अपने एजेंट को, अपनी फंडिंग को, अपने हथियार को भेजूंगा। मकरान कोस्ट जो है बलूचिस्तान का पूरा तो पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की कोस्ट गार्ड के कंट्रोल में, उधर है ईरान। ईरान की तरफ से कैसे भारत कोई अंदर अपने एजेंट को भेजेगा? इनको समझना चाहिए कि अफगानिस्तान में भी अभी तो 1 महीना हुआ है ना तालिबान की सरकार से हाथ मिलाए हैं। क्योंकि देवनाथ साहब, तोहमत लगाने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। वैसे दुरानी साहब कुछ कहना चाह, उनके पास जाएंगे, लेकिन आशीष जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं कि भारत के एलिगेशन के ऊपर बार बार ये जो आते हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है? ये काफी सीजन्ड पत्रकार दिख रहे हैं। इनको पता होना चाहिए कि एक तो इतनी एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, फिर भी इनको पता नहीं कैसे ये समझ में नहीं आता है। कितने, मेरे ख्याल जो पब्लिक नॉलेज में है, 2 से 3 हजार बलोच लड़ाके हैं जो कि इनकी बॉर्डर के दूसरी तरफ अफगानिस्तान में हार्बर्ड हैं। वो अंदर आते हैं, अपने ऑपरेशंस करते हैं, वापस चले जाते हैं। और इनकी आर्मी मेरे ख्याल 6 से 7 लाख की है। इस तरह का एक इम्बैलेंस एसिमेट्रिक वॉर में भी इनकी आए दिन उनके अटैक होना, इनको पहले तो वो समझना चाहिए। अगर RNAW को कुछ करना होता तो हम आज तक बलूचिस्तान को कभी, इनको एक्चुअली चरारे शरीफ जाना चाहिए। वो वहां पे ये जा सकते हैं, शायद फ्री मूवमेंट्स परमिटेड हैं, वहां उनकी मीटिंग्स होती हैं और इनको पता चलेगा कि कितने ज्यादा वो लोग इनसे नफरत करते हैं। बलूच एज अ प्रोविंस, इट इज नॉट द BLA, इट इज द इंटायर बलूचिस्तान। BLA में भी रूटेड इन अफगानिस्तान। सर, एक रिएक्शन दुरानी साहब से भी ले लेते हैं, समय ज्यादा नहीं है। दुरानी साहब बताइए, कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं बेसिकली जो है ना वो जो हमारे भाई है ना, जो कि देवनाथ साहब, इन्होंने 2-3 दफा जो है ना वो रा की जगह पे ISI का नाम लिया, तो इसका मतलब ये बात था कि वो जो मेरा जो पॉइंट है वो बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी बात, इन्होंने अभी जो हमारे ये जो पैनलिस्ट है, इन्होंने बात की कि ये अफगानिस्तान से रिलेटेड है या इनका बेस जो है अफगानिस्तान के अंदर। मैं भी तो यही बात कर रहा हूँ कि अफगानिस्तान के अंदर इनका बेस है, ठीक है। और जब पूरी दुनिया ये कहती है कि अफगानिस्तान जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है और उनके जो जितने भी रूट्स हैं वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो भारत को ना चाहते हुए भी क्यों उसके साथ अपनी मोहब्बत की पीन के बढ़ा रहा है। दूसरी बात ये दुरानी जी, पता है ये बड़ी पुरानी और बुरी आदत है। सुनिए जी, अरे नहीं बात मैं आपको बताती हूँ, आप इधर उधर से चीजों को खींच के टाइम किल कर देते हैं। लेकिन दुरानी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आप अफगानिस्तान पर भी, जो आपका पुराना यार था, अब आप अफगानिस्तान पर अगर आप इस तरह से आरोप मढ़ रहे हैं, उसने धज्जियां उड़ा दी एक एक करके। आप जाकर पढ़िएगा उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट की तरफ से, उन्होंने बताया कि आपने खुद ने, पाकिस्तान ने आतंकवाद को पाला और BLA या फिर बलूचिस्तान में जो आपने कत्लेआम मचाया उसी का ही नतीजा है ये। वक्त इतना ही था। आप सभी हमारे साथ में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर ये कि पिछले कई दशकों से सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा चिंताजनक हालात इस समय पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके में है। और ये कहा जाए 48 घंटे में 48 जगहों पे से ज़्यादा स्थानों पर टारगेट करके हमले किए गए हैं। आने वाला वक्त और भी ज़्यादा चिंताजनक और क्रूशियल माना जा रहा है।